सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल एमके में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि पूर्व में आपने लगातार इस चैनल के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, छत्तीसगढ़, बिहार, जीएससी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एलटी और इसके अतिरिक्त हमने 2 से 3 प्रैक्टिस सेट करवाए थे। उसके उपरांत हमने निबंध से संबंधित और पेडागोजी से संबंधित बहुत से टॉपिकों पर चर्चा की थी। तो आपको यह चैनल की गतिविधियां अगर अच्छी लगती हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। अच्छा और बेहतर ज्ञान का लाभ अगर आपके मित्रों तक को भी मिलेगा तो अच्छा लगेगा। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी बनता ही है अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगता है। मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो पुनर्बुलन मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं अधिक से अधिक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आज मित्रों हम करेंगे जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा हिंदी साहित्य से संबंधित काल विभाजन। काल विभाजन के अतिरिक्त नामकरण पर, जहाँ से एक आध क्वेश्चन बनता ही है। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम कि काल विभाजन या नामकरण। काल विभाजन की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल का नाम आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, 1050 से 1375 माना। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700 माना। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का नाम दिया था, 1700 से 1900 तक माना। आधुनिक काल का नाम उन्होंने गद्य काल दिया था, जो संबत, ये संबत में भी आ रहा है, ठीक है। 1900 से 1984 तक उन्होंने माना। आपको नोट यह रखना है कि वीर आदिकाल नाम इन्होंने नहीं दिया, यह हजारी प्रसाद ने दिया था। उन्होंने आदिकाल को नाम वीर गाथा काल दिया। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया था। रीतिकाल का नाम उत्तर मध्यकाल दिया था, ठीक है। और गद्य काल का नाम आधुनिक काल दिया था। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो है 4 प्रकरणों में बांटा था आदिकाल को। एक तो उन्होंने सामान्य परिचय, दूसरा अपभ्रंश काव्य, तीसरा देसी भाषा और चौथा फुटकल रचनाएं। इस स्तर पर नहीं पूछेगा, समय तो यह पूछ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में अंतर्गत रखा, तो 4 प्रकरणों में, ठीक है। इसी प्रकार उनने भक्तिकाल को 6 प्रकरणों में रखा, रीतिकाल उनने 3 प्रकरणों में रखा। और वो रीतिबद्ध रीति सिद्ध काव्य नहीं मानते थे, वो सिर्फ मानते थे कि रीति ग्रंथ कार्य और अन्य कवि। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो आदिकाल के नाम को किस, जो विचारक थे उन्होंने किस किस नाम दिया था, किस विचारक ने आदिकाल का क्या नाम दिया था। सिद्ध सामंत काल की बात करें, राहुल सकृत्यान, ये अल्टी 2018 में आया था। सिद्ध और संधि या चारण काल की बात करें, जिसमें चारण काल कर लेना इसको, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने, और इन्होंने जो माना था 693 से स्टार्ट माना था आदिकाल का। चारण काल की, अब संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा ने भी दिया था, जबकि चारण काल जो है डॉक्टर गेयरसन ने भी दिया था। 700 ईस्वी से इन्होंने माना था आदिकाल का समय। तो चारण काल राम कुमार गेयरसन, इस पॉइंट को नोट कर लेना। आरंभिक काल उन्मेषी काल मिस्र बंधु ने माना, इन्होंने 700 से 1414 तक माना। अब प्रारंभिक काल शून्य काल अपकर्ष काल गणपति चंद्रगुप्त ने माना था, ठीक है। आरंभिक काल मिस्र बंधु ने माना था। नोट ऐसे करना है, दिमाग में ऐसे डालना अपने मेमोरी में, क्योंकि मिस्र बंधु की रचनाएं पहले आती थी, जो है काल क्रम अनुसार उनका जीवन या उनका जन्म पहले हुआ था, ठीक है। तो आरंभिक आओ से और प्रारंभ जो है पीछे से, ठीक है ना। वैसे आरंभ और प्रारंभ एक ही होता, स्टार्ट करना होता, प्रारंभ करना होता, किसी भी कार्य को आगे ही होता है, पीछे नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात है, ठीक है। छोटी सी एक वाक्य, एक शब्द, स्वर व्यंजन जो है आपका पूरा 1 नंबर खराब कर सकता है, तो आपके पॉइंट नोट करना है। बीज बप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और वीर काल जो है विश्वनाथ ने कहा। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा और वीर काल विश्वनाथ ने कहा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखो अब वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन भी आप नोट कर लेना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। प्राकृत की अंतिम अभ्रांश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फिर उन्होंने कहा
महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना था। आरंभ उन्होंने भोज से माना था और फिर उन्होंने समाप्त जो है हमीरासो का काल से माना था। ठीक है, आगे जो और रचनाएं हैं ये समानता और रचना काल नामकरण आपने देखा हो, लेकिन ये रचनाएं आपको अपने माइंड में बसाना है जिससे कि आने वाले एग्जाम में अच्छा सा आपको समझ में आ सके। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने कहा था। सुमन राजे तार सत्तव की कवित्री भी है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मन ने कहा था। अंधकाल कपिल कुल श्रेष्ठ ने कहा था। ठीक है, संक्रमण या परिवर्तन काल राम खेलावन पांडे ने कहा था। जय काल रमाशंकर रसाल ने कहा था। KVS 2015 में पूछा गया था। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा था। देखो, रमाशंकर रसाल ने यहाँ जय काल कहा था और रीति काल को क्या काल कहा था? कला काल कहा था। आगे हम देखते हैं तो यह आदिकाल था। अब हम देखते हैं रीतिकाल। जो को सामान्यतः रीतिकाल का समय जो है 1700 से 1900 तक के मध्य माना जाता है। रीतिकाल है, यहाँ पर रीति काव्य कर लेना। रीतिकाव्य जो नाम दिया था गियरसन ने दिया था रीतिकाल को। ठीक है, और रीतिकाल को मध्यकाल उत्तर मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है, अलंकृत काल देखो, इससे पहले 18 में पूछा गया था आदिकाल से, अब 21 में जो क्वेश्चन पूछा गया था LT में रीतिकाल से पूछा गया था। तो अलंकृत काल मिश्र बंधु ने माना था। ठीक है, अंधकार काल माना था त्रिलोचन शास्त्री ने माना था। कला काल रमाशंकर रसाल ने माना था। KVS 2015। श्रृंगार काल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नहीं हुई क्योंकि उसके बाद सत्र वाइज जो है चलता है, मेरिट वाइज जो मेरिट होती है उसके वजह से जो है प्रोफेसर लड़के बन रहे हैं, तब से कोई परीक्षा ही नहीं हुई। तो सूचना ये मिल रही है कि आने वाले समय में सेट होगा, जैसे नेट हुआ था, होता है, तो लड़कों को, बहुत से युवाओं को, नए युवाओं को मौका मिलेगा। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। देखो, सामान्यतः जो रीतिकाल का नाम दिया रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, यह शुक्ल ने नहीं दिया बशर्ते यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। ठीक है, उन्होंने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। परंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने उनकी एक साहित्य पुस्तक थी हिंदी साहित्य का अतीत, उन्होंने उसमें रीतिकाल को 2 भागों में बांटा और फिर उसको 4 भागों में बांटा। क्या? रीतिबद्ध और रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद। रीतिबद्ध को उन्होंने 2 भागों में बांटा, लक्षण और लक्षण मात्र। रीति मुक्त को उन्होंने फिर 2 भागों में बांटा, रहस्य अनुमुख और शुद्ध प्रेम का। ठीक है, लेकिन हमें ये पॉइंट याद करना, इतना नहीं पूछेगा, ये नेट और लेक्चर में पूछ सकता है, लेकिन समय तो नोट कर लेना, 3 भागों में उन्होंने बांटा। अब देखो, इस काल को कला काल का नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रामकुमार वर्मा का ये कथन था, जबकि कलाकाल रमाशंकर रसाल ने दिया था। लेकिन कभी कभी ऐसे कोटेशन आ जाती है कि जो दूसरे व्यक्ति की विचारधारा से मिलती है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आप गहराई से अध्ययन करोगे तो सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। तो मित्रों, ये काल विभाजन था, तो एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बन रहा है, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। बाकी पूर्व में मैंने कहा था रामचंद्र शुक्ल का आ सकता है, उन्होंने आदिकाल को 4 भागों में बांटा था, सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देसी भाषा और फुटकल रचनाएं। जिनका संग्रह ढंग से नहीं था उनको वो फुटकल रचनाएं में उन कवियों को रख लेते थे। इसी का आदिकाल को उन्होंने 6 प्रकरणों में बांटा, रीतिकाल को उन्होंने 3 प्रकरणों में बांटा। एक तो उन्होंने रीतिकाल का परिचय माना था, ठीक है, और दूसरा उन्होंने जो माना था रीति ग्रंथकार और अन्य कवि। नोट कर लेना, उन्होंने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटा, लेकिन मुख्यतः पहले में तो परिचय माना, दूसरे में रीति ग्रंथकार और अन्य कवि। यह जो है नेट JRF 2023 में पूछा गया था कि रीति ग्रंथकार कवि कौन कौन से हैं, जबकि रीति ग्रंथकारों में 57
57 कवियों को उन्होंने स्थान दिया, और दूसरा भाग था उनका अन्य कवि। तो उन्होंने 3 भागों में नहीं बांटा, 3 भागों में किसने बांटा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बांटा था। ठीक है, आपको ये पॉइंट रखना है याद। तो कई प्रकार से क्वेश्चन आप लगातार अगर परीक्षा देते हैं, नेट का देते हैं, जीआरएफ का देते हैं, और नेट जीआरएफ का देते हैं, एलटी लेक्चरर या एन प्रदेश का देते हैं, तो आप वहाँ पर इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मेमोरी में स्थायी रूप से ये कुछ ना कुछ चलता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको यह औषधि का कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें, क्योंकि अच्छा ज्ञान अगर अच्छे व्यक्तियों तक पहुंच सकता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आपका मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपकी भावनाएं हमारे प्रति प्रतिकूल है, अनुकूल है। तो अनुकूल होने के कारण मेरा भी प्रयास, अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि मैं भी लगातार इसी प्रकार से क्लासें लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।